जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सईन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, बीएससी सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है, बीई वालों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। अब आगे देखिए क्या है। टाइप 2 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशंस। क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 14, शो दैट द सेट एस ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेट एस क्या है? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर से बना हुआ है, फॉर्म्स ए ग्रुप। ये सेट ऑफ एस क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का एक सेट है, सेट एस, जो कि ग्रुप बनाता है। ये हमको दिखलाना है अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के अंतर्गत, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेरिक ऑपरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन सेट एस एक ग्रुप है, ये हमको दिखलाना है। और जो कि डिफाइंड है इस प्रकार से कि ए स्टेरिक बी इक्वल टू 1/2 ए बी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारीबाग 2012 में भी आ चुका है, यानी कि बीबीयू में, है ना, बीबीयू ये झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ है, और बीबीयू में हजारीबाग 2012 में ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, बीबीयू यूनिवर्सिटीज़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी जितने भी इंडिया के कोई भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, कहीं के भी बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वो बात। अब आगे देखते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है ना। वो दे दिया, डिफाइंड है इस प्रकार से, स्टेरिक इस प्रकार से डिफाइंड है, स्टेरिक इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए स्टेरिक बी इक्वल टू 1/2 ए बी। ओके, ऐसा डिफाइंड है। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? लेट जी बी दी सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि जी कोई सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर का है। यहाँ पर देखिए सेट एस बोला था कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का है, मैंने मान लिया ना, मैंने मान लिया जी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मैंने मान लिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर जी तो नहीं लिख सकता हूँ, है ना, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हो। सॉल्यूशन में लेट जी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मैंने मान लिया। अब आगे अगर मान लीजिए ये ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट क्लोजर लॉ को दिखाएंगे हम, एक नंबर क्लोजर लॉ को दिखाएंगे। सबसे पहले ए बी बिलोंग करता है जी में, है ना, ए बी कोई दो रैशनल नंबर है ना, जो कि बिलोंग करता है जी में, रैशनल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज डेट ए स्टेरिक बी क्या होगा? 1/2 ए बी। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो दिया हुआ है स्टेरिक का। और 1/2 ए बी भी तब बिलोंग करेगा जी में। क्यों भाई? क्यों वाला? क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर मस्ट बी ए रैशनल नंबर। क्योंकि प्रोडक्ट है दो रैशनल नंबर का, तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही देगा। और 2 से डिवाइड है तो क्या दिक्कत है? तो डिवाइड भी होने के बाद वो रैशनल नंबर ही रहेगा। पहले तो बात है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड 2 इंटीजर से डिवाइड देंगे तो रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये रैशनल नंबर ही रहेगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर ए बी मिलेगा। तो ए बी भी एक रैशनल नंबर, 1/2 भी एक रैशनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिख दिया बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर मस्ट बी ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी ए बी सी 3 जो है कि रैशनल नंबर है, जो कि सेट जी से ही बिलोंग कर रहा है। सेट जी क्या है? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ए स्टेरिक बी करो और फिर स्टेरिक सी करो, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, बी स्टेरिक सी, और फिर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, है ना। चलिए आइए अब LHS ले लेते हैं, ये वाला, ये लेके चलेंगे, ये लेके चले और फिर हम ये लेके चले। अगर दोनों RHS LHS बराबर आ गया तो फिर कहेंगे एसोसिएटिव है। स्टेरिक बी और स्टेरिक सी, LHS लेके चला, स्टेरिक बी का वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पर 1/2 ए बी लिख दिया, स्टेरिक सी। अब देखिए अब इसको ए ट्रीट कीजिए, इसको बी ट्रीट कीजिए और उस फार्मूला में लगाइए ए स्टेरिक बी में 1/2 ए बी, इसको ए, तो 1/2 पहले कर दिए बड़ा वाला 1/2, और ए, ये ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, ये ए और ये बी, समझे ना। सी को भी मैंने बी लेट कर रहा हूँ जस्ट, देखो क्या, फिर से एक बार समझ लो भाई, है ना। देखो 1/2 ए बी, ये चीज़ को मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो
इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस रूल है ना, 1/2 ए बोले तो 1/2 ए बोले तो ए बी और बी बोले तो सी। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी बाई 4। अब इसी प्रकार से RHS वाला देख लो भाई, देखो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी है तो ए को छोड़ दिया पहले, बी स्टेरिक सी का वैल्यू 1/2 बी सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि 1/2 ए बी का ए स्टेरिक बी का क्या है तो 1/2 ए बी है उधर देखो भाई। तो इसी प्रकार से बी स्टेरिक सी है तो 1/2 बी सी हो जाएगा। अब ये पूरा ए ये पूरा बी है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए और बी ये पूरा हो गया, बी ये पूरा हो गया, ये बी पूरा लिख दिया। अब ये ए बी सी ऊपर में नीचे में 4, तो आप देख सकते हो LHS RHS बराबर आ गया। हियर LHS एंड RHS आर इक्वल, हेंस LHS RHS इक्वल है, देयरफॉर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर हो गया। अब देख सकते हो ये चीज़ आपस में बराबर हो गया, हालांकि बराबर हो ही गया है ना। हेंस स्टेरिक इज एसोसिएटिव ऑन एस, इसीलिए एस्टेरिक जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है ना, किस पे तो सेट एस में, हाँ सेट एस में। यहाँ पर जी लेके चला था ना मैं, हाँ तो एक काम करो तो यहाँ पर भी तब क्या कर देंगे, जी कर दूंगा है ना, या फिर पूरा में एस ही लिख देना ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लिया कि ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब ए स्टेरिक ई करो चाहे ई स्टेरिक ए करो तो हमेशा हर हालत में ए आना चाहिए। यही तो आइडेंटिटी की पहचान होती है कि वो किसी में भी मल्टीप्लाई हो जाए या ऐड हो जाए है ना, तो वो उसको बदलता नहीं है ना। चाहे ऑपरेशन क्या है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, डिफाइंड। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो उस समय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है हमेशा और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। लेकिन यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है ऑपरेशन, तो क्या होगा हमको मालूम ही नहीं है ना, ई का वैल्यू क्या होगा अभी मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए जस्ट मैं ऐसा लिख करके जनरल वे में लिख करके आगे बढ़ा हूँ, ए स्टेरिक ई और इक्वल टू ई स्टेरिक ए हमेशा ए होना चाहिए, यही ना। कोई भी ऑपरेशन हो यहाँ पर, कोई भी ऑपरेशन हो हमेशा ए ही होना चाहिए, उस ए में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए तो सेट एस का सेट जी का मेंबर है ना। अब ए स्टेरिक ई अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1/2 ए ई और ई स्टेरिक ए अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1/2 ई ए बराबर ए होना चाहिए। तो देखिए ये कब पॉसिबल है, ये कब मुमकिन है, जब ई का वैल्यू 2 हो जाए तब तो ये ए होगा। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन ई इक्वल टू 2 और ई इक्वल टू 2 मतलब 2 जो है कि बिलोंग भी करता है जी में। पूछिए कैसे, देखिए जी मेरा क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर बोला है, तो 2 है तो कुछ नहीं तो नीचे में तो 1 है ना, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिख पा रहे हैं ना। 2 है तो कुछ नहीं तो इसके नीचे में 1 होगा, 2/1, यानी कि 2 की जगह पर p और q की जगह पर 1, यानी कि ये रैशनल नंबर के रूप में लिखा जा रहा है, लिखा जा सकता है। यानी कि e = 2 है ना, यहाँ पर रख देंगे तो ये पूरा काम हो जाएगा और 2 मेरा बिलोंग भी करता है जी में, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ए बी कोई 2 नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, और दिस इम्प्लाइज डेट ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक ए इक्वल टू ई होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बी ए का इन्वर्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि बी, अगर मैं कह रहा हूँ बी को कि बी ए का इन्वर्स है, तब ए स्टेरिक बी और बी स्टेरिक ए हमेशा क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। यही तो होता है ना आपका। जैसे मल्टीप्लिकेटिव का अगर बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बात करें ए का, तो क्या होता है 1/a होता ही है 1/a। तो भाई 1/a होता है, तो 1/a कैसे हुआ, क्योंकि a को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसीलिए अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो 1 आ जाए, तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई वो एलिमेंट उसका इन्वर्स है, समझे ना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि b को a के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जैसे कि 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल रहा है। कोई दूसरा एक बच्चा कह रहा है कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल रहा है, समझ रहे ना। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसा 2 बार लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 2 का इन्वर्स है ना। अगर कोई कहता है कि
1/2 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलता है, तो इसका मतलब ये 1/2 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है, तो इसका मतलब ये कि 1/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2। या फिर कोई कहता है कि 2 को 1/2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो इसका मतलब 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1/2, ऐसा भी कह सकते हो, है ना। तो ए भी बिलोंग करता है जी में, तो ए स्टेरिक बी और बी स्टेरिक ए इक्वल टू ई होना चाहिए। तो ए स्टेरिक बी को हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल लिख देंगे 1/2 ए बी, और बी स्टेरिक ए को हम लोग लिख देंगे 1/2, पहले बी के जगह पर ए है तो बी ए हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ई होना चाहिए। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि लेट बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, मैंने मान लिया कि बी जो है कि ए का इन्वर्स है, और मेरे पास आइडेंटिटी पहले ही आ चुकी है। आइडेंटिटी क्या है, तो 2 है, यानी कि यहाँ पर ये 2 होना चाहिए। तो ये 2 कब होगा, ये 2 कब होगा, जब b का वैल्यू मेरा 4/a होगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हूँ, हेयर e इक्वल टू 2 इन दिस केस इन्वर्स ऑफ a, मतलब a का इन्वर्स कौन है, तो a का इन्वर्स b है, और b किसके बराबर होना चाहिए, तो 4/a के बराबर होना चाहिए। 4/a, b का वैल्यू 4/a होगा तो कट कुट के क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा, है ना। अब कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। वेर a बिलोंग्स टू g देयरफॉर b, देयरफॉर इसी वजह से अब a जो है कि बिलोंग करता है g में, a जो है कि बिलोंग करता है g में, और इसी वजह से मेरा b भी बिलोंग कर रहा है g में। क्यों, क्योंकि a मेरा रैशनल नंबर है। अब 4 को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही तो रहेगा ना। अच्छा, इसको थोड़ा डील कर देता हूँ, नीचे वाला पोर्शन। पहले आप इतना उतार लीजिए, ऐसा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा डील कर देता हूँ, नीचे वाला। आइए देखिए बाबू, आप कहिएगा कि b का वैल्यू आपको 4/a कहाँ से पता चल गया। देखिए सबको निकालने का ट्रिक होता है। जैसे सपोज कीजिए 1/2 है ना, ए बी इक्वल टू 1/2 बी ए, है ना, इक्वल टू ई था मेरा, और ई का मान मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 2। तो सिंपली हम 1/2 ए बी इक्वल टू 2 लेके चला ई का वैल्यू, है ना। अब क्या किया मैंने, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या निकल गया, सिंपली 4/a निकल गया, है ना। अब मैं क्या किया, इस जगह पर 1/2 a, b के जगह पर मैंने रख दिया 4/a, है ना। क्या रख दिया मैंने, b के जगह पर 4/a रख दिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 से 4, और a से a मर गया, तो आंसर क्या बचा, 2 बचा। इसी प्रकार से इसमें भी हम रख देंगे 1/2, b का वैल्यू 4/a इंटू a कैंसिल, 2 2 से 4, 2 आ गया। यानी कि इस आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए मुझे b को क्या पुट करना पड़ा, क्या पुट करना पड़ा, 4/a। मुझे इस b को 4/a पुट करना पड़ा। इस आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए मुझे b को 4/a पुट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आइडेंटिटी मिला। तो आइडेंटिटी मिलने का मतलब ये होता है कि a का इन्वर्स मेरा b है। क्यों, क्योंकि a को जब b के साथ मल्टीप्लाई किए, b अभी मेरा जो है कि a के चेहरे में आ गया है ना। तो यानी कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, इसका मतलब a का इन्वर्स कौन है, तो b है। a का इन्वर्स कौन है, तो b है, यानी कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, b इज़ द इन्वर्स ऑफ a। तो b a का इन्वर्स है, हाँ भाई। तो 4/a लिखेंगे तो फिर वो कट जाता है, 2 दे देता है, आइडेंटिटी बन जाता है, यानी कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a। कन्फर्म है। अब चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और एक और बात लास्ट वाला लाइन भी समझा देते हैं। लास्ट वाला लाइन में कह रहा है कि a बराबर b है, b इक्वल टू 4/a हो गया। तो a बिलोंग करता है g में, हाँ भाई a बिलोंग करता है g में। तो b का वैल्यू क्या आया है, 4/a।
तो ए तो बिलोंग करता है जी में, अब 4 भी बिलोंग करेगा जी में। क्यों भाई बोलो? क्योंकि 4 भी रैशनल है और जी क्या है? रैशनल नंबर का ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम एक काम करते हैं, 4 को ए से डिवाइड करते हैं, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ये भी तो टोटल भी डिवाइड के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी तो रैशनल ही होगा ना, क्योंकि 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल ही होता है। सपोज कीजिए 1/2 और 1/4 2 रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं तो 1/2 और 1/4 ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। तो ये तो रैशनल ही है ना, है कि नहीं? तो वही बात है, रैशनल ही रहता है, ऑलवेज रैशनल रहता है। तो ये तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड किया, दूसरा भी किया, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, चारों का चारों सेटिस्फाइड किया। हेंस क्या लिखेंगे? हेंस जी satisfied all 4 axioms with respect to all 4 axioms with respect to क्या? with respect to steric. Therefore G is a group, है ना? G is a group। अब आगे मुझे अगर कोई कहे कि इसको चेक करके बताइए कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, मतलब कि एबिलियन है या नहीं, क्योंकि एबिलियन ग्रुप को कम्यूटेटिव भी तो कहा जाता है ना, इसीलिए मैंने कम्यूटेटिव कहा। तो देखिए अब चेक करेंगे कि ये एबिलियन है कि नहीं, यानी कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो फॉर एबिलियन वी हैव टू चेक क्या चेक करना पड़ेगा? अगर एबिलियन चेक करना है तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है? कम्यूटेटिविटी, है ना? फॉर एबिलियन वी हैव टू चेक कम्यूटेटिविटी। तो ये क्या होता है कि ए स्टेरिक बी करो भाई, चाहे बी स्टेरिक ए करो, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, है ना? इफ यदि ए बी बिलोंग कर रहा है जी में से तभी ये काम करो, है ना? तो ये तो ए और बी ऑब्वियस सी बात है, दोनों रैशनल नंबर है ना? मैंने मान चुका हूँ पहले ही। तो चलिए अब एलएचएस लेके चलते हैं। काम करते हैं कि एलएचएस में मैं ये ए स्टेरिक बी ले लेता हूँ और यही लूँगा ना, और क्या लूँगा? ये हो जाएगा 1/2 ए बी अकॉर्डिंग टू दी गिवन रूल, है ना? अब आरएचएस में क्या लूँगा? बी स्टेरिक ए लूँगा, तो 1/2 बी के जगह पर ए है, बी के जगह पर ए है, नहीं ए के जगह पर बी है, ए के जगह पर बी है, तो भाई यहाँ पर बी के जगह, मैं यहाँ पर ए होता ना 1/2 ए बी, ए के जगह, तो ए के जगह पर बी और फिर बी की जगह पर ए है तो बी यहाँ पर हो जाएगा ए, 1/2 बी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से लिख देते हैं, चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। ये इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इसको बढ़िया से लिख देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we have LHS equal to RHS। और दिस इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाई कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? G is an abelian group, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। और स्टेरिक है क्या? बाइनरी ऑपरेशन है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 17 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 18 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।